तो ये वाला एकदम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया। ऐसा समझ लो कि ये अपना अलग ऑसिलेट कर रहा है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में, ये अलग ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन कॉमन फ्रीक्वेंसी है। तो वही हम लोग बोलेंगे कि इसका n1 नंबर का हार्मोनिक इसके n2 नंबर के हार्मोनिक के साथ मैच कर गया। तो n1 इंटू 20 इज इक्वल्स टू n2 इंटू 30। इसका n1 हार्मोनिक इसके n2 हार्मोनिक के साथ मैच किया। नाउ n1 is equals to 3 by 2 into n2. Now n1 n2 are integers, तो n2 का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 2, जिस पर कि n1 का वैल्यू आ जाएगा 3। इसका सेकेंड हार्मोनिक, n2 का वैल्यू 2 है तो इसका सेकेंड हार्मोनिक पहले वाले के थर्ड हार्मोनिक के साथ मैच कर गया। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, n1 इंटू 20, n1 का वैल्यू 3 है, 60 हर्ट्ज, या n2 इंटू 30 करोगे तब भी वही आएगा। तो मिनिमम 60 हर्ट्ज पे ये सिस्टम रेजोनेंस में होगा विथ जंक्शन एज नोड। एंटी नोड वाला देखते हैं। अब जो जंक्शन है ये एंटी नोड है। जंक्शन एंटी नोड है तो ठीक है, फिर से वही कंसिडर करेंगे। ये अपना अलग ऑसिलेट कर रहा है फिक्स्ड एट वन एंड, दूसरा एंड ओपन। ये अपना अलग ऑसिलेट कर रहा है फिक्स्ड एट वन एंड, दूसरा एंड ओपन। ये दोनों अलग अलग ऑसिलेट कर रहा है, दोनों रेजोनेंस में है, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी पे है। तो अब हम बोल देते हैं कि इसका फिर से वही बात, इसका n1 नंबर का हार्मोनिक इसके n2 नंबर के हार्मोनिक के साथ मैच कर गया। अब यहां पर दो बात दिमाग में रखने का है ना। यहां पर दो प्रकार का गलती हो सकता है। पहला गलती जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता है, जब हम ये बोल रहे हैं कि इसका n1 नंबर का हार्मोनिक, तो इसके n1 हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखेंगे, n1 इंटू 10 लिखेंगे। क्यों 10 लिखेंगे? 20 कब है? 20 जो है वो स्ट्रिंग 1 का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जब वो दोनों एंड पर फिक्स्ड है। ये दोनों एंड पर फिक्स्ड है तब इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 है। यहां पर हम लोग कैसा ऑसिलेशन करा रहे हैं, एक एंड पे फिक्स्ड है और दूसरा एंड ओपन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड एट बोथ एंड्स का आधा होता है, 1/4L अंडर रूट T बाई म्यू। ये फर्स्ट मिस्टेक है जो कि हो सकता है। तो इसलिए ये n1 इंटू 10, इसका n2 हार्मोनिक के साथ मैच करा तो n2 इंटू 15, ठीक है। और दूसरा बात यहां पर यह ध्यान रखने का है कि n1 n2 जो है, जब ये फिक्स्ड एट वन एंड वाला ऑसिलेशन कर रहा है तो इंटीग्रल मल्टीपल में भी सिर्फ ऑड वाला ही चलेगा, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स ही एग्जिस्ट करता है, 1:3:5:7 के रेशियो में चल रहा है। इवन नंबर नहीं हो सकता n1 n2। तो यहां से अपने को मिला कि n1 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू n2, ठीक है। अब वही है, जल्दीबाजी में लोग क्या करेंगे कि अरे n2 का वैल्यू 2 तो n1 का वैल्यू 3। नहीं, n1 n2 आर ऑड, ये ध्यान में रखना है। तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये तो चल ही नहीं सकता। अब n2 का ऐसा कौन सा ऑड वैल्यू रखें कि n1 भी एक ऑड इंटीजर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम n2 को इवन रखोगे तभी n1 इंटीजर आएगा। तो यहां से n1 n2 दोनों का वैल्यू ऑड मिल जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब जो सेकंड वाला चीज बोला जा रहा है वो यहां पर हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा होता, देखो n1 इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू n2, इस सिचुएशन में पॉसिबल था। n2 का वैल्यू 3 रख देंगे तो n1 का वैल्यू 5 आ जाएगा।
दोनों ऑड इंटीजर आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो जब ये वाला करा रहे हैं तो ऑड इंटीजर चाहिए, तो गिवन डेटा जो है उसके हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि जंक्शन को एंटी नोड बनाते हुए यहाँ पर स्टैंडिंग वेव क्रिएट किया जा सके। तो ये दो गलती यहाँ पर हो सकता है। समझ में आ गया दो गलती कौन कौन सा है? एक तो अब इस पोर्शन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसका आधा हो गया, और दूसरा बात यह है कि n1 n2 जो है वो इंटीजर तो है ही, लेकिन ऑड इंटीजर्स है। हेडिंग डालते हैं सोनोमीटर। स्टैंडिंग वेव का प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में जो सेटअप है उसको हम लोग सोनोमीटर बोल रहे हैं। सोनोमीटर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है स्टैंडिंग वेव का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कैलकुलेशन सारा वैसा ही रहेगा, बस हम लोग ये सेटअप समझ लेते हैं कि कभी अगर सोनोमीटर के बारे में जिक्र करता है तो ये है क्या चीज़। ये बेसिकली एक पुली ब्लॉक सिस्टम जैसा है। ये एक स्प्रिंग है या एक वायर है, ये पुली से पास होते हुए यहाँ पर वेट सस्पेंडेड है, और यहाँ पर ऐसे कुछ ट्राइंगुलर ब्रिज लगा हुआ है, इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। किसी भी मोड का फ्रीक्वेंसी हो वो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब 1/L, टी एंड म्यू, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब सबसे पहले समझो, ये जो वायर है ना, इस वायर में स्टैंडिंग वेव बनाया जाता है और उससे डेटा लिया जा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है जो बंधा हुआ है, ये नोड बनेगा, ये नोड, और जहां से ये ब्रिज के कांटेक्ट में आया ये नोड। जनरली क्या करते हैं कि ये दोनों ब्रिज के बीच का जो लेंथ है इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ना, इस लेंथ में हम लोग देखते हैं स्टैंडिंग वेव जो बन रहा है। तो अब लेंथ चेंज करने का तरीका क्या है? ये ब्रिज को है स्लाइड कर सकते हैं, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो कि जो पैरामीटर यूज हो रहा है उसको हम लोग चेंज कर सके। तो ये टी, म्यू और एल को कैसे चेंज कर सकते हैं ये बता रहे हैं। लेंथ अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको चेंज करने का तरीका क्या है? ब्रिज को स्लाइड कर दो, पास करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगा। इस लेंथ पे हम लोग खाली देख रहे हैं, इधर से मतलब नहीं है, ठीक है। इसको कम कर दिए, इसको बढ़ा दिए, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, लेंथ बढ़ गया। और अब हमको अगर मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो हम ब्रिज को हटा देंगे, ये पूरा लेंथ आ गया। अगर ब्रिज हटा दिए तो फिर ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा लेंथ, और ये भी नोड बनेगा, ये भी नोड बनेगा। बात क्लियर है? तो अगर ब्रिज लगा है तो ब्रिज के बीच वाला लेंथ ऑब्जर्वेशन में, तो इस तरीके से तो लेंथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग का टेंशन चेंज करना है तो ये रहा, यहाँ पर वेट पुट कर दो, है ना, वेट बढ़ा दो, वेट घटा दो। तो क्वेश्चन में टेंशन चेंज करने के लिए क्या करेगा? तरह तरह की चीज़ कर सकता है, वेट बढ़ाएगा, वेट घटाएगा। यहाँ पर एक मतलब इसको पानी से भरे हुए बकेट में डुबा देगा तो भाई बॉयंसी के कारण टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट बढ़ाकर, घटाकर या कुछ फोर्स अप्लाई करके टेंशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये टेंशन चेंज करने का तरीका हुआ। म्यू चेंज करना है तो म्यू तो वायर का प्रॉपर्टी है, मास पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग अलग अलग प्रकार का वायर यूज कर सकते हैं। वायर बदल देंगे तो म्यू बदल जाएगा। थोड़ा पतला वायर ले लिए तो म्यू कम हो गया, मोटा वायर ले लिए तो म्यू ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से म्यू को चेंज किया जा सकता है। और ये जो वायर है इसको सोनोमीटर वायर कहा जाता है, जिस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन का सारा बात वही है ना, जो भी ये फिक्स्ड एट बोथ एंड जैसा एक्सपेरिमेंट हो गया, और जो भी इसमें जिस भी फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा होगा, कैलकुलेशन करना अपने को आता है, तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही रहेगा।
बस हम लोग को ये सोनोमीटर का जब वो सवाल हमसे करेगा, है ना, तो सोनोमीटर का नाम ले लेगा, वो बोलेगा कि दोनों ब्रिज के बीच का गैप 2 मीटर है, कुछ भी एक, है ना, 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो हमको पता होना चाहिए कि अच्छा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है। वो बोलेगा कि जो पुली से जो वेट सस्पेंडेड है वो 2 kg है, अच्छा टेंशन 20 न्यूटन है। सोनोमीटर वायर का मास पर यूनिट लेंथ इतना है, मतलब म्यू दिया हुआ है। बाकी कैलकुलेशन में वही करना है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। बात क्लियर है? तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे ये स्ट्रिंग वेव था। यहां पर स्ट्रिंग वेव वाला बात कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे, तो अब चलते हैं साउंड वेव की तरफ। वेव का सेकंड पार्ट है ये। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वेव की शुरुआत में हम लोग समझे थे कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है। हेडिंग डाल लेते हैं, साउंड वेव। तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? पार्टिकल का जो ऑसिलेशंस हो रहा है वो उसी लाइन के अलोंग हो रहा है जिस लाइन के अलोंग वेव का प्रोपगेशन चल रहा है। मतलब अगर वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो स्ट्रिंग वेव में तो ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा था, यहाँ पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं तो ये एक साउंड सोर्स हो गया, तो यहाँ से जो साउंड निकल रहा है ये इधर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन इसी तरह से हो रहा है और होते होते इधर ऐसे आगे बढ़ रहा है हर डायरेक्शन में। साउंड इधर जा रहा है तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन प्रोपगेशन के लाइन के अलोंग ही हो रहा है। ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट वेव के फॉर्म में और दूसरा प्रेशर वेव के फॉर्म में। मतलब जैसे यहां पर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में प्रेशर का वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। ये वेरिएशन बहुत हाई नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत स्लाइटली ऊपर और नीचे, है ना, बहुत स्लाइट वेरिएशन हो रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं या कोई भी साउंड सोर्स बोल रहा है तो वो एयर में प्रेशर को वेरी करा रहा है और वो प्रेशर का वेरिएशन प्रोपगेट होते होते अपने ईयर ड्रम्स तक पहुंचता है। अपने सुनने का प्रोसेस क्या है वो समझा रहे हैं। तो जब भी कोई साउंड प्रोपगेट कर रहा है तो वो उस मीडियम में प्रेशर को वेरी करा रहा है और वो जो प्रेशर का वेरिएशन है जब अपने कानों तक वो प्रेशर का वेरिएशन पहुंचता है तो अपना जो ईयर ड्रम्स है उस प्रेशर वेरिएशन को सेंस करता है और उसको साउंड में उस सिग्नल को इंटरप्रेट करके उसका मतलब निकाल कर हम लोग को समझाता है कि ये बोला गया है। तो जब हम बोल रहे हैं तो मेरे द्वारा बोला गया कोई भी चीज़ या किसी भी साउंड सोर्स के द्वारा बोला गया चीज़ जब मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है तो वो प्रेशर वेरिएशन के टर्म्स में प्रोपगेट कर रहा है और उसी प्रेशर वेरिएशन को सुनने वाला रिसीव कर रहा है और उसको समझ रहा है कि अच्छा ये बोला गया है। कैसे प्रेशर वेरी कर रहा है? तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा एकदम मैकेनिज्म है, समझो। मान लो साउंड इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है, तो साउंड अगर इधर जा रहा है मतलब पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा है ना, हर जगह पे जो पार्टिकल्स है इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन सब सेम फेज में नहीं है। कोई अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, कोई नेगेटिव एक्सट्रीम पे, कोई a/2 पर, कोई -a/2 पर। तो कहीं कहीं ऐसा हुआ होगा जैसे यहाँ वाला पार्टिकल से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इधर वाला ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इधर वाला मान लो ये मीन पोजीशन छोड़कर अभी इधर आया हुआ है और ये लोग अपना मीन पोजीशन छोड़कर इधर आया हुआ है। तो एक्चुअली में इसको यहाँ होना था, इसको यहाँ होना था। अगर ये लोग इधर आए हुए हैं तो ये बीच वाले रीजन में कंप्रेशन क्रिएट हो गया है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया है, तो डेंसिटी बढ़ चुका है। डेंसिटी बढ़ गया है तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर गया होगा, है ना, यहाँ पर एयर थोड़ा सा ज़्यादा डेंस हो गया है। बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है ना, ये वेरिएशन सिर्फ अपने कानों के द्वारा सेंस किया जा सकता है, इससे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
मतलब इससे ऐसा समझ लो कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर का होता है तो उसमें 10 से 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वेरिएशन हो रहा है, 10 to 20 नेग्लिजिबल चेंज, जो कि और किसी चीज़ में कंसिडर नहीं हो सकता है, लेकिन ईयर ड्रम्स के द्वारा सेंस कर लिया जाता है। तो ये पार्टिकल्स यहाँ था, ये यहाँ था, ये लोग अगर इधर आ गया तो बीच वाला एयर कंप्रेस्ड है बाकी एयर के कंपैरिजन में, तो यहाँ कंप्रेस्ड है तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया है। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा होगा कि ये ऐसे है, ये इधर आया हुआ अपना जगह छोड़कर, ये इधर, तो बीच वाला एयर जितना वॉल्यूम में होना चाहिए था उससे ज़्यादा वॉल्यूम में फैल गया, तो वो थोड़ा सा डेंसिटी कम हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रेयर फैक्शन। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो यहाँ कैसा क्रिएट हो गया, रेयर फैक्शन वाला जोन। यहाँ डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी कम हो गया तो प्रेशर घट जाएगा। तो ऐसा ही ऑल्टरनेट कॉम्प्रेशन, ऐसे भी कंप्रेशन जनरेट हो सकता है। जैसे ये है, ये भी आ गया और ये भी आ गया, लेकिन ये ज़्यादा आ गया और ये कम आ गया, तो ये अपनी जगह से ज़्यादा आ गया और ये कम आ गया है, तो यहाँ वाला एयर कंप्रेस्ड है। या फिर ये अपनी जगह से ज़्यादा आ गया और ये कम आ गया, तो रेयर फैक्शन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जब साउंड ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो जोन ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर मतलब नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा, तो जोन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन मतलब जहाँ डेंसिटी थोड़ा कम है, मतलब प्रेशर कम है, तो जोन ऑफ कंप्रेशन और रेयर फैक्शन क्रिएट हो रहा है और ये साउंड ट्रैवल करते जा रहा है, और वही प्रेशर का वेरिएशन हम लोग सेंस करते हैं और फिर उसको समझते हैं कि क्या बोला गया है। हम लोग का माइंड हम लोग को समझाता है। तो इस तरीके से साउंड का प्रोपगेशन चल रहा है। तो साउंड वेव को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डिस्प्लेसमेंट वेव के फॉर्म में, जिसमें कि अलग अलग जगह पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो हम लोग को पता लगेगा, और दूसरा प्रेशर वेव के फॉर्म में कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है ना, हर पॉइंट का प्रेशर वेरिएशन टाइम के फंक्शन में। जैसे नॉर्मली हम लोग वेव का इक्वेशन लिखते हैं तो क्या मिलता है, किसी भी पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, तो किसी भी पोजीशन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। साउंड वेव में हम लोग दो तरीके से देखेंगे, किसी भी जगह का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन या किसी भी जगह का प्रेशर का वेरिएशन। प्रेशर भी वेरी कर रहा है, डेंसिटी भी वेरी कर रहा है, स्लाइट वेरिएशन चल रहा है। तो आप जरा समझते हैं इस बात को। साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नॉर्मली जैसा इक्वेशन लिखते हैं वैसा ही है, S = A sin ωt माइनस kx प्लस थीटा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। पहले हम लोग यहां पर y लिखा करते थे, y = A sin ωt माइनस kx प्लस थीटा। तो हम y क्यों नहीं लिख रहे हैं, सिंबल हम क्यों चेंज कर दिए, s क्यों लिख रहे हैं, तो समझना s क्यों लिख रहे हैं। मान लो वेव ऐसे x में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रिंग वेव में तो पार्टिकल का ऑसिलेशन y के अलोंग हो रहा था। यहां जो हम लोग लिखते थे y = A sin ωt प्लस थीटा में y क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल अपने जगह से कितना ऊपर या नीचे है। साउंड वेव में तो ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, y के अलोंग तो मूव कर ही नहीं रहा है, तो y लिखेंगे तो एट टाइम्स हम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। लिखने में लिख दो, लेकिन बात क्लियर होना चाहिए कि वो y में ऑसिलेट नहीं कर रहा है। तो कंफ्यूजन ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग y नहीं लिखकर s लिख रहे हैं। तो कोई बोलेगा सर x ही क्यों नहीं लिख दे जब ये x में ऑसिलेट कर रहा है, तो x इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि x हम लोग अंदर यूज कर चुके हैं, x में प्रोपगेट कर रहा है तो x ऑलरेडी अंदर यूज हो चुका है, तो वहां पर x भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो कई जगह इसको बुक्स में y ही लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, y = A sin ωt माइनस kx प्लस थीटा, बट ये ध्यान रखना होता है कि पार्टिकल एक्चुअली में y में ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ऑसिलेशन तो इसके अलोंग हो रहा है। तो हम लोग कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम उस डिस्प्लेसमेंट को लिख दिए हैं s पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये वही है जो पहले y हुआ करता था। बस ये बात समझने के लिए कि
इस लाइन के लॉन्ग जिधर वेव जा रहा है उधर ही ऑसिलेशन हो रहा है। अब मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन है, हमको इससे प्रेशर वेव का इक्वेशन निकालना है, तो कन्वर्ट करते हैं। साउंड वेव का प्रोपगेशन सपोज इस लाइन के अलॉन्ग चल रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ऐसे साउंड बीम जा रहा है, तो ये हो गया एरिया यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां वाला जो पार्टिकल्स है, अब ध्यान से समझना बात को, यहां से x डिस्टेंस वाले लेयर को हम देख रहे हैं, यहां वाला पार्टिकल्स का मीन पोजीशन ये है, ये सब लोग अपने अपने जगह से s डिस्प्लेस्ड है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हैं s, और यहां से हम x प्लस डेल्टा x आगे वाला लेयर देख रहे हैं, ये वाला। ये लोग अपने जगह से डिस्प्लेस्ड हैं s प्लस डेल्टा s। ये x डिस्टेंस वाला लेयर, ये x प्लस डेल्टा x वाला लेयर, तो ये लोग ऑसिलेट कर रहे हैं यहां पर, ये अपने जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये यहां से s आगे निकला हुआ है, तो ये s प्लस डेल्टा s। तो अब वॉल्यूम में चेंज है, हम यहां से यहां तक के वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम अंडर ऑब्जर्वेशन जो है, कितने वॉल्यूम को हम देख रहे हैं v, यहां से लेकर ये ब्लू वाले लाइन से लेकर ये रेड तक, तो ये कितना था, ये वाला गैप डेल्टा x हो गया, ये डेल्टा x हो गया, तो a इंटू डेल्टा एक्स, इतने वॉल्यूम को हम लोग देख रहे हैं। इतने वॉल्यूम में चेंज कितने का आया, देखो अगर ये भी s से आगे जाता और ये भी s से आगे जाता तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, ये चला गया है s प्लस डेल्टा s और ये गया है s, तो ये कितना फैल गया, चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, डेल्टा v इज इक्वल्स टू, अगर ये भी s आगे निकलता और ये भी s आगे निकलता तो जितना वॉल्यूम यहां था इसके और इसके बीच में, उतना ही वॉल्यूम यहां और यहां रहता, लेकिन अब ये वाला वॉल्यूम पहले से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, a इंटू डेल्टा एस ज्यादा है, तो वॉल्यूम में जरा सा चेंज आया, तो यहां आ गया वॉल्यूम स्ट्रेन, ये वर्ड सुना हुआ होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा v अपॉन v, इस मीडियम में कितना वॉल्यूम स्ट्रेन जनरेट हुआ, तो a इंटू डेल्टा एस अपॉन a इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स, इतना वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया, और वॉल्यूम स्ट्रेन आया तो वॉल्यूम स्ट्रेस भी आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब प्रेशर। एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, ऊपर वॉल्यूम स्ट्रेस और नीचे वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन को रिलेट करने वाला इक्वेशन। सो डेल्टा P इज इक्वल्स टू माइनस B टाइम्स डेल्टा V बाई V, तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू माइनस B टाइम्स डेल्टा V बाई V इज डेल एस बाई डेल एक्स। अच्छा, ये जो डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स है, ये बहुत ही स्मॉल चेंज का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा रहता है, और चेंज जो आ रहा है वो और छोटा आ रहा है, तो दिस डेल एस डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज डेल एस बाई डेल एक्स, तो ये हो गया B इंटू
ये बहुत स्मॉल चेंज का बात कर रहे हैं इसलिए। तो b इंटू डेल एस बाई डेल एक्स, ये हो गया डेल्टा p। अब डेल एस बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दो वेरिएबल है, हम लोग को खाली x के रेस्पेक्ट से मतलब है, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डेल एस बाई डेल एक्स आ जाएगा, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये आ गया डेल एस बाई डेल एक्स का वैल्यू, उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू माइनस बी, और ये वाला सामान माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये हो गया बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था। अब ये डेल्टा पी क्या है, किसी भी एक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट का प्रेशर वेरिएशन। ये प्रेशर का वेरिएशन, एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वहां प्रेशर का वेरिएशन मिल जाएगा। और ये बी ए के क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं पीएम। ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम कितना प्रेशर वेरी कर सकता है। तो अपने पास इक्वेशन आ गया कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी एम कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये अपना वो डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन था, ये प्रेशर वेव का इक्वेशन आ गया, जिसमें कि पीएम, जिसको हम लोग प्रेशर एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, इसका वैल्यू किसके बराबर है, बी ए के। व्हाट इज बी, बल्क मॉडुलस। व्हाट इज ए, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अब दो तरह का एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू तो ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और ये प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू तो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो बल्क मॉडुलस, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये हो गया अपना प्रेशर वेव का इक्वेशन। प्रेशर एम्पलीट्यूड हम लोग याद रखेंगे बी ए के। और क्या क्या बात यहां पर ध्यान रखने का है, तो एक चीज देखो, प्रेशर यहां कॉस का वैल्यू -1 से 1 तक जाएगा, तो प्रेशर का वैल्यू माइनस पीएम से पीएम। ये प्रेशर नेगेटिव होने का क्या मतलब है, प्रेशर नेगेटिव नहीं है, ये चेंज इन प्रेशर है, समझना। चेंज इन प्रेशर का इक्वेशन, तो चेंज इन प्रेशर जो है वो माइनस पीएम से प्लस पीएम। अगर चेंज इन प्रेशर कहीं पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब समझना, अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वहां का प्रेशर नॉर्मल सराउंडिंग प्रेशर से ज़्यादा है ना, वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। और अगर कहीं पर डेल्टा पी नेगेटिव आ रहा है,